हाय गाइस, काफ़ी पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि हम दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, अच्छे से खाना खाने के बाद कुल्ला भी करते हैं और हम जीभ को भी साफ रखते हैं, फिर भी हमारे मुंह से स्मेल आती है या फिर हमें काफ़ी कैविटीज़ हो रही है, हमें क्यों डेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसका मेजर कारण ये है कि हमें गोल्डन रूल्स ऑफ ओरल हाइजीन या फिर गोल्डन रूल्स ऑफ टीथ क्लीनिंग पता ही नहीं है। जी हाँ, गोल्डन रूल्स ऑफ ओरल हाइजीन, गोल्डन रूल्स ऑफ टीथ क्लीनिंग, ये भी रूल्स होते हैं। अब मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगा, जैसे एक गली क्रिकेट खेलना और एक इंटरनेशनल क्रिकेट। गली क्रिकेट में क्या होता है, आप चाहे कितना अच्छा शॉट मार लें, अगर गुप्ता जी के शीशे पे बॉल लग गई तो आप आउट हैं। अगर आपके ग्राउंड से बाहर बॉल चलेगी तो आप आउट हैं, चाहे आप भले ही अच्छा खेल रहे हैं। सिमिलरली इंटरनेशनल में ये नहीं होता क्रिकेट में, वहां पे अगर आप अच्छा शॉट मार रहे हैं तो छक्का है, चौका तो चौका है, आउट तो आउट है। सिमिलरली अगर आप ओरल हाइजीन के रूल्स के हिसाब से अपने टीथ क्लीनिंग करेंगे तो आपको उसका पूरा फायदा मिलेगा। फिर ये नहीं होगा कि आपने गोल्डन रूल्स ऑफ टीथ क्लीनिंग को फॉलो किया और फिर भी कैविटीज लग रही हैं, फिर भी आपके माउथ से स्मेल आ रही है, वो नहीं होगा। तो आइए हम जान लेते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ ओरल हाइजीन के बारे में। देश की 60 से 70% जो पॉपुलेशन है ना, उसको डेंटल केरीज है, गम्स की प्रॉब्लम है, माउथ से स्मेल आना और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से उनको डेंटिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब इसका मेजर कारण ये है कि 2 तरीके के लोगों को ये गोल्डन रूल्स ऑफ ओरल हाइजीन या टीथ क्लीनिंग के बारे में पता ही नहीं है। उनमें से पहले तरीके के लोग हम खुद मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट हैं। अगर कुछ प्रोफेशनल्स को पता भी है तो मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स पता है गोल्डन रूल्स ऑफ ओरल हाइजीन के, ब्रश करना, फ्लॉस करना, डेंटिस्ट के पास जाना, लेकिन उसके जो छोटे छोटे नुएंसेस हैं, वो लेटेस्ट तरीके क्या हैं आपका जो ओरल हाइजीन के, वो नहीं पता उन्हें भी। और दूसरे तरीके के लोग जिन्हें नहीं पता वो आप खुद लेमैन। तो इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया। बने रहे इस वीडियो में क्योंकि मैं बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स के साथ आपको बताने वाला हूँ। ये एक ऐसी चीज है जो हमें रोज करनी चाहिए, तो क्यों हम रोज गलत कर रहे हैं और क्यों फिर हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। तो प्लीज आप इसमें बने रहें और आप अच्छे से इस वीडियो को सुने। आज अच्छे से एक बार ये 10-15 मिनट मुझे दे दीजिए और डेली इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ओरल हाइजीन जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा होने वाला है। फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ ओरल हाइजीन है ब्रशिंग। सब कहते हैं कि हम तो ब्रशिंग करते हैं, अच्छे से करते हैं, फिर भी क्यों कैविटीज हो रही हैं। लेकिन इसके रूल्स तो बताओ हमें, आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि मैं बहुत अच्छे से ब्रशिंग करता हूँ। इसमें आप W फैमिली लगा दीजिए। व्हाट, किस पेस्ट के साथ, किस ब्रश के साथ कर रहे हो, व्हेन, कब कर रहे हो आप ये ब्रशिंग, हाउ, किस टेक्निक से कर रहे हो आप, वेयर, कहाँ कर रहे हो, है ना। कितने सारे क्वेश्चंस हैं। जब आपको ये पता ही नहीं है कि क्या रूल्स हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि ब्रशिंग में अच्छे से कर रहा हूं। तो जान लेते हैं इन रूल्स के बारे में। ब्रशिंग कौन कर रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा कर रहा है तो उनके लिए ब्रशिंग टेक्निक होती है फोन्स टेक्निक, और अगर एक एडल्ट कर रहा है उनके लिए ब्रशिंग टेक्निक होती है मॉडिफाइड बास टेक्निक। डरना नहीं है इन बातों से ये टेक्निक क्या बोले जा रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। फोन्स टेक्निक क्या होती है, बच्चे को ब्रश को अपने दांतों पे गोल गोल घुमाना है। एक बच्चा कोई बहुत डेक्सटेरिटी से ब्रश नहीं कर सकता, उसके दांत भी बहुत छोटे होते हैं, तो इसीलिए गोल गोल मोशन में आपको ब्रश को घुमाना है बच्चों के दांतों के मुंह में। और कब, आफ्टर मील्स। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कि आफ्टर मील्स में क्यों कह रहा हूं। मॉडिफाइड बास टेक्निक क्या होती है, हमें ब्रश को मुंह में 45 डिग्री के एंगल पे रखना है गम्स के पास। मेरे पास एक, ये एडल्ट्स के लिए होती है मॉडिफाइड बास टेक्निक। मेरे पास एक मॉडल है, अगर हम इस मॉडल को देखें, इस मॉडल पे हम ब्रश को यूज करने वाले हैं। ब्रश को हमने जो है गम्स के तरफ, एक गम्स और दांत के बीच में पॉकेट होते हैं, वो जो पॉकेट्स होते हैं जैसे शर्ट में जेब होता है, वो हमेशा गंदे होते हैं, खासकर खाना खाने के बाद। तो उन पॉकेट्स को हमने साफ करने के लिए आपने ब्रश को 45 डिग्री पे गम्स के पास रखना है और वहां पे सर्कुलर स्मॉल मोशंस दे करके स्ट्रोक कर देना है ब्रश को। ये बेस्ट वे होता है क्लीनिंग का। इसके लिए हम आपको एक एनिमेटेड वीडियो, दोनों बच्चों के लिए कैसे करना है और एडल्ट्स को कैसे ब्रशिंग करना है, वो अभी अटैच कर देंगे। ये जो मार्केट में बहुत महंगे वाले ब्रशेज है ना, उनसे बचो आप, क्योंकि उनकी कोई एज सच इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट टेक्निक ही है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक 500 रुपए की झाड़ू है, मेरे पास 50 रुपए की झाड़ू है। आपको घमंड है कि मेरे पास 500 की झाड़ू है, आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो कमरे में झाड़ू को। मैं टेक्निक से सही तरीके से स्ट्रोक कर रहा हूँ झाड़ू को, इसकी सफाई अच्छी होगी जो टेक्निक को सही कर रहा है। इसलिए हमारी ये ब्रशिंग टेक्निक को अच्छे से समझे और ये ना सोचे कि अगर आप महंगा ब्रश ले लेंगे तो बहुत अच्छी सफाई हो जाएगी। टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर गलत तरीके से ब्रश मुंह में घुमाया तो रादर गंदगी इधर उधर और पैक हो जाएगी दांतों के बीच में। बहुत मुश्किल एरियाज होते हैं वो क्लीन करने के लिए। जब आप गलत ब्रशिंग करते हैं उन्हीं से प्लाक कैल्कुलस जमता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा ब्रश लो। मैं जैसे प्रेफर करता हूँ कि सॉफ्ट ब्रिस्टल्ड ब्रश होना चाहिए, जिनको बहुत ज्यादा गम्स की प्रॉब्लम नहीं है या फिर जिनको बहुत ज्यादा प्लाक कैल्कुलस नहीं है, तो वो लोग सॉफ्ट ब्रिस्टल्ड ब्रश ले सकते हैं। ठीक है, जो हार्ड और जो मीडियम और या फिर अल्ट्रा सॉफ्ट जो ब्रशेज आते हैं वो वही लोग लें जिनको डेंटिस्ट कुछ देख करके बता रहा है। एज पर प्रिस्क्रिप्शन लीजिए। अगर आप जनरली सफाई रखना चाह रहे हैं डेली बेसिस पे, सॉफ्ट ब्रिस्टल्ड ब्रश लीजिए। तो मार्केट में जो चारों तरीके के ब्रश है हमेशा आप पैकेट पे देख लीजिए, सॉफ्ट लिखा होगा। ठीक है, और जो है वो महंगे ब्रशेज लेने की कोई ऐसा जरूरत नहीं। हाँ, थोड़े अच्छी कंपनी के लीजिए आप ब्रशेज। मैं इस वीडियो में बोलना नहीं चाहता कोई कंपनी का नाम, आपको कंपनी ऐसे काफी पता ही होगी। अब टूथपेस्ट कैसे चूज करेंगे, कौन से टूथपेस्ट से हमें ब्रश करना है। अगर छोटे बच्चे हैं जो कि अगर हम ब्रश करवाएं उन्हें, तो उनकी काफी टेंडेंसी है कि वो अंदर भटक सकते हैं टूथपेस्ट को।
तो ऐसे में फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट लीजिए, उन पे इंग्रेडिएंट्स में लिखा होता है। अगर बच्चा थोड़ा समझदार और वो एंगल्फ नहीं करता है टूथपेस्ट को, तो देख लीजिए 500 ppm का फ्लोराइड, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि अगर 10 लाख पार्टिकल्स हैं टूथपेस्ट के तो उसमें से 500 पार्टिकल्स फ्लोराइड के उसमें हैं। उसको यूज करिए बच्चे के लिए 5 से 6 साल की उम्र तक। उसके बाद आप 1000 ppm का टूथपेस्ट बच्चे के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि एक जो एडल्ट परमानेंट टीथ होते हैं वो 6 की उम्र से 7 की उम्र के बाद से आने लगते हैं मुंह में, और एडल्ट्स को तो 1000 ppm का ही फ्लोराइड का टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। कई लोग कहते हैं फ्लोराइड टॉक्सिक होता है, नहीं, फ्लोराइड की एक पर्टिकुलर डोज होती है जो टॉक्सिक होती है। 10,000 पार्ट पर मिलियन, 20,000 पार्ट्स पर मिलियन, वो होती है टॉक्सिक। ये बिल्कुल मेडिसिनल वैल्यू है, ये प्रूवन है कि फ्लोराइड एंटी डिके होता है, कैविटीज से बचाता है अगर सही डोजेज में हो तो। कुछ लोग जिनको इनिशियल कैविटीज हैं उनको डेंटिस्ट कुछ रीमिनलाइजिंग पेस्ट बताते हैं, लेकिन वो सिर्फ एज पर प्रिस्क्रिप्शन लीजिए। आपका टूथपेस्ट ओपेक होना चाहिए। जितने भी ये जेल लाइक टूथपेस्ट होते हैं आप उनको लाइट के अगेंस्ट रख के देख लीजिए। अगर आपको लगता है लाइट पास थ्रू हो रही है उनसे, तो उनसे बचें आप ओपेक जैसे प्योर व्हाइट कलर का हो, या फिर अगर पिंक है या फिर रेड है तो उसमें लाइट पास ना हो, वैसे लीजिए। काफ़ी सारे हर्बल और आयुर्वेदिक पेस्ट ऐसे हैं, मैं सभी कंपनीज के नाम नहीं लूंगा, लेकिन ज्यादातर हर्बल आयुर्वेदिक पेस्ट में क्या पाएगा, उनका एब्रेजन स्कोर बहुत ज्यादा होता है। एब्रेजन मतलब जब भी आप उसको ब्रश करोगे वो आपके दांत के एनामल को घिसेगा। तो बहुत ही कम ऐसी कंपनीज आयुर्वेदिक जिनके पेस्ट थोड़े सेफ और वो दांतों को नहीं घिसते हैं। तो यूजुअली आप अच्छे स्टैंडर्ड की जो कंपनीज हैं उनके आप पेस्ट लीजिए। काफी लोग अगेंस्ट है ब्रशिंग के, वो कहते हैं ब्रशिंग वशिंग की कोई जरूरत नहीं है, भगवान ने, गॉड ने थोड़ा ना बनाया है ब्रशिंग, हाथ से कर लो साफ, या फिर नीम का एक ट्विग लो या किसी भी पेड़ का ट्विग लो और उससे साफ करो, वो ज्यादा अच्छा तरीका है। लेकिन आप ये सोचिए कि आप मॉडर्न ह्यूमन हैं, आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, आप डायरेक्टली गॉड का दिया हुआ खाना भी तो नहीं खा रहे। अगर आपके मुंह में मान लो फॉर एग्जांपल आप कुकुम्बर खा रहे हैं, या फिर आप वो घिया खा रहे हैं जिसकी सब्जी आप यूजुअली खाते हैं, अगर आप कच्चा घिया खा रहे हैं वो एक हफ्ते भी आपके मुंह में रहेगा तो वो इतनी बहुत कैविटीज नहीं लगाएगा। बट आपने उसकी सब्जी बना दी, उसको छौंक लगा दिया, तो वो एरियोजेनिक है, मतलब उसके अंदर अब कैपेसिटी है कि वो बैक्टीरिया को होस्ट कर लेगा और वहां फिर आपको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसे हम सरल भाषा में कहते हैं, कीड़ा लग जाए। तो ये आइडियोलॉजी से बचें कि बहुत नेचुरल रहना चाहिए, ब्रशिंग क्यों करनी है। अगर नेचुरल रहना है तो बिल्कुल एडम एंड ईव की तरह रहो, फिर आपको ब्रशिंग की जरूरत नहीं है। बट अगर आप मॉडर्न ह्यूमन हैं, आप मॉडर्न खाना खा रहे हैं, आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, नहीं बचो ब्रशिंग से। ब्रशिंग मस्ट है, और वो भी आफ्टर मील्स, खाने के आधे घंटे बाद। ये नहीं कि सुबह उठे और सिर्फ रिफ्रेशमेंट के लिए आपने ब्रशिंग करी है, उससे अच्छा तो पानी खा लो। बेस्ट है कि आप जब खाना खा लेते हैं, खाने के तुरंत बाद ब्रशिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाना खाते ही हमारे पेट में मुंह से काफी सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि पेट तक जाते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उस प्रोसीजर को हैम्पर नहीं करना। आपको सीधा, जब आप टाइम नोट कर लो या फिर अंदाजा लगा लो, मैंने जब खाना खाया उसके आधे पौने घंटे बाद आपने ब्रशिंग करना। तो अब से आपने क्या ध्यान रखना है, अपना रूटीन भी चेंज करना होगा, खासकर सुबह का। ये बड़ा टफ होता है, सुबह लोग बहुत बिजी होते हैं। आप सुबह थोड़ा जल्दी उठें, अगर रात को अच्छे से ब्रश किया है, सुबह उठते ही ब्रश करने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से रिंसिंग करिए, रिंसिंग के बाद खाना खाइए। इतना टाइम अपने पास रखिए कि खाना खाने के आधे घंटे बाद ब्रश करके आप अपने ऑफिस जाएं या स्कूल जाएं, ना, या फिर वर्क पे जाएं। तो इट शुड बी दी पेस्ट विच शुड रिसाइड इन योर माउथ फॉर थ्रू आउट द डे, नॉट द फूड। जितना मुंह में खाना रहेगा उतने कैविटीज, प्लाक, कैलकुलस और गम्स की प्रॉब्लम और मुंह की बदबू की प्रॉब्लम आपको आएगी। ब्रशिंग कॉकटेल और मॉकटेल से बचो, यानी कि ब्रशिंग को कोई कॉम्बिनेशन मत रखो उसके साथ। कई लोग ब्रशिंग करते तुरंत माउथ वॉश कर लेते हैं, ना माउथ वॉश का इफेक्ट मुंह में और ना ही ब्रशिंग का इफेक्ट, वो पेस्ट और माउथ वॉश रिएक्ट हो रहे हैं वहां पे, उनकी दोनों की एफिकेसी खत्म। कुछ लोग देसी नुस्खे उसके साथ साथ कर रहे हैं, नीम ट्विग भी कर रहे हैं उसके साथ, उसी के साथ बबूल भी ले रहे हैं, और कुछ लोग राख को भी यूज कर रहे हैं सरप्राइजिंगली। ऐसे ऐसे केसेस मैंने सुने। कुछ लोग हार्पिक यूज करते हैं टीथ के स्टेन्स हटाने के लिए। डू नॉट यूज एनी सच कॉम्बिनेशंस विद ब्रशिंग। आप ब्रशिंग का भी इफेक्ट हटा रहे हैं, ओनली एंड ओनली टूथ ब्रशिंग। उसके साथ जो कॉम्बिनेशन यूज होता है वो हमारा है सेकंड रूल ऑफ ओरल हाइजीन या टीथ क्लीनिंग, उसे बोलते हैं फ्लॉसिंग। और फ्लॉसिंग में भी बहुत सारे मिथ्स हैं, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। फ्लॉसिंग ऑफ टीथ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ओरल हाइजीन या फिर टीथ क्लीनिंग के लिए, क्योंकि मेन आइडियोलॉजी जो है फ्लॉसिंग की वो ये है कि वो एरियाज जो ब्रश से साफ नहीं हो सकते, जैसे कि दो दांतों के बीच के एरियाज, उनको कैसे साफ करें हम, उसके लिए फ्लॉसिंग एक वर्ड है। फ्लॉसिंग का मतलब दो दांतों के बीच में सफाई करना, ये मेन इसका मोटिव होता है। तो मैं काफी सारे, मेरे को 12-13 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, और मैं काफी सारे पेशेंट से पूछता हूँ कि क्या आप फ्लॉसिंग करते हैं, और देयर आर हार्डली एनी पेशेंट्स हु आर डूइंग फ्लॉसिंग। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे देश के 60 to 70% पॉपुलेशन को कैविटीज हैं, गम प्रॉब्लम्स हैं, माउथ से स्मेल आ रही है, क्योंकि कभी उन्होंने सफाई ही नहीं करी दो दांतों के बीच में। और अगर कुछ लोग जो बताते हैं कि हाँ हम फ्लॉसिंग करते हैं, फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कैसे करते हैं, तो सरप्राइजिंगली ज्यादातर ये बताते हैं कि जो भी तरीके बताते हैं वो गलत होते हैं। अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे हमको फ्लॉसिंग करनी चाहिए, और गलत फ्लॉसिंग से लाख गुना अच्छा है फ्लॉसिंग ही ना हो। गलत फ्लॉसिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको दो दांतों के बीच में कैविटीज लगना शुरू हो जाती हैं और खूब सारा उल्टा और फूड लॉजमेंट होने लग जाता है। इससे अच्छा तो ना ही करें। आइए जानते हैं कि कैसे करनी चाहिए वाटर फ्लॉसिंग, क्या टूल यूज करना चाहिए और क्या नहीं यूज करना चाहिए। ग्रोसरी स्टोर्स पे या फिर केमिस्ट पे आपको काफी सारे डेंटल फ्लॉसेस दिख जाएंगे। ये ज्यादातर वैक्स्ड या नॉन वैक्स्ड थ्रेड्स होते हैं।
तो इन थ्रेड्स को क्या करते हैं कि हाथ पे बांधना, या फिर उनके अंदर एक टूल होता है थ्रेड को बांधने के लिए, और उस थ्रेड को दो दांतों के बीच में लगा के सफाई करनी होती है, तो उससे जो है फ्लॉसिंग की जाती है। आई गिव अ बिग नो टू दीज डेंटल फ्लॉसेस, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हमने जो धागा दांत के बीच में लगाया है और उससे हमने जो टू एंड फ्रो मोशन किया उससे गंदगी बाहर निकल जाएगी। सच्चाई ये है कि सिर्फ पार्शियल गंदगी बाहर निकलती है, आधी गंदगी वहीं और ज्यादा उल्टा पैक हो जाती है। और डेली इस तरीके से धागे की फ्लॉसिंग करने से वहां दो दांतों के बीच में एक नेगेटिव सेपरेटिंग फोर्स लगता है, जिससे कि धीरे धीरे आपके दो दांतों के बीच में जहां आप रेगुलर फ्लॉसिंग कर रहे हैं वहां गैप आने लगता है, और उस गैप की वजह से आपके मुंह में खाना फंसने की टेंडेंसी और ज्यादा हो जाती है। आई गिव अ बिग नो टू दीज डेंटल फ्लॉसेस। जो आइडियल डेंटल फ्लॉसेस होते हैं उन्हें बोलते हैं वाटर फ्लोसर्स या फिर ओरल इरिगेटर्स। वाटर फ्लोसर और ओरल इरिगेटर में क्या होता है, आप इनमें टैंक्स होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, एक टेबल टॉप और एक होते हैं पोर्टेबल। आई रिकमेंड पोर्टेबल वाले क्योंकि इजी टू हैंडल होते हैं। इन वाटर फ्लोसर्स में आप पानी भरिए और इनके अंदर एक मोटर होती है जो प्रेशर से पानी मारती है। आपने देखा होगा जब हम कार वॉशिंग सेंटर में जाते हैं तो आपकी कार के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहां पे जो साफ कर रहा है उसका हाथ नहीं जा सकता, तो वहां पे वो क्या चीज यूज करते हैं, वाटर प्रेशर को, जैसे टायर के रिम्स हो गए, आपके शॉकर्स हो गए, तो उस पानी के प्रेशर से सफाई होती है। सिमिलरली हमारे दो दांतों के बीच का एक अनरीचेबल एरिया होता है जहां पर आपको सफाई की जरूरत है, और वहां पे मेटिकुलसली क्लीनिंग सिर्फ और सिर्फ पानी का प्रेशर ही कर सकता है। एंड दैट प्रेशर कैन बी जनरेटेड थ्रू ओरल इरिगेटर्स या वाटर फ्लोसर। अगर आपको एक अच्छा वाटर फ्लोसर या ओरल इरिगेटर चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। दो दांतों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं इंटरडेंटल पैपिले। ये और कुछ नहीं, हमारा अपना मसूड़ा ही होता है, और इसकी शेप पिरामिड की जैसी होती है, जैसे इजिप्ट में पिरामिड्स है ना। पिरामिडल शेप को वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल शेप्स कहा गया है। इस शेप का काम होता है कि दो दांतों के बीच में खाना ना फंसने दिया जाए। जो लोग ये धागे वाले फ्लॉसेस यूज करते हैं उन फ्लॉसेस से इस पिरामिडल शेप को लॉस होता है, और वहां पर जो हमारा इंटरडेंटल पैपिले है, जो हमारा गम है, उसकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से खाना फंसने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। ओरल इरिगेटर का फायदा ये है कि वो एक वाटर जेट प्रोड्यूस करता है। वो वाटर जेट बिना किसी नुकसान के वहां के इंटरडेंटल पैपिला को साफ कर देता है, उस और दो दांतों के बीच के कंप्लीट एरिया को साफ कर देता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वाटर फ्लोसर यूज करने चाहिए। जो थर्ड और फाइनल गोल्डन रूल ऑफ ओरल हाइजीन है वो है मीटिंग अ डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, वहां पर डेंटल इंश्योरेंस सिस्टम है, और ओरल हाइजीन रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इंश्योरर कहता है कि अगर आप ओरल हाइजीन को नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो देन हम आपको क्लेम नहीं देंगे अगर कुछ भी अनइवेंटफुल ओरल हाइजीन इवेंट हो रहा है, मान लो कैविटी लग रही है, कुछ भी हो रहा है। तो उसमें जो थर्ड पॉइंट है वो आपको फॉलो करना होता है। इंश्योरेंस कंपनीज आपको 2 कंसल्टेशंस फ्री देती हैं यूएसए में या फिर डेवलप्ड कंट्रीज में। उसके पीछे मोटिव ये है कि जो भी बंदा हर 6 मंथ्स पे चेकअप करा लेगा अपने डेंटिस्ट से, तो जो भी कमियां उसकी डेली ब्रशिंग में, डेली फ्लोसिंग में रह गई हैं, उसको एक ओरल हाइजीन एक्सपर्ट या डेंटिस्ट ठीक कर दे। तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप ना बचें डेंटिस्ट के पास जाने से। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें कि आपके जो डेंटिस्ट हैं वो एक्सपीरियंस्ड हो, आप फीडबैक्स लीजिए कि उनका ऑनेस्ट प्रैक्टिस हो, क्योंकि एक ऑनेस्ट डेंटिस्ट के पास ही रेगुलरली जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थे हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ ओरल हाइजीन। अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ डाउट्स आपको हैं या फिर आप कोई नई बात ओरल हाइजीन से रिलेटेड मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना पॉइंट डाल दीजिए, मैं प्रायोरिटी बेसिस पे आपको इस पर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको डिटेल्ड बारे में जानना है तो आप मेरे जो पेज का डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं, आप उसमें हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जब भी हमें टाइम लगेगा हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे।